क्या मोदी के दिल्ली आने का रास्ता साफ हो गया है? क्या मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी को बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की नई टीम का ऐलान होने वाला है। सूत्र बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह बीजेपी के संसदीय बोर्ड में नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाएंगे। अब सवाल उठता है कि संसदीय बोर्ड में शामिल होने से मोदी की ताकत कैसे बढ़ेगी? जवाब के लिए जानिए कि आखिर बीजेपी के संसदीय बोर्ड की क्या भूमिका होती है। संसदीय बोर्ड बीजेपी की सबसे ताकतवर समिति है। पार्टी का हर बड़ा फैसला संसदीय बोर्ड लेता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला भी संसदीय बोर्ड लेता है। संसदीय बोर्ड में शामिल होने वाला चुनाव समिति का भी सदस्य हो जाता है। चुनाव समिति लोकसभा और विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे का काम करती है। यानी अब लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे में भी मोदी का सीधा दखल होगा। राजनाथ सिंह की टीम में मोदी के करीबियों का भी बोलबाला रहने वाला है। शोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में आरोपी और गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह को महासचिव बनाया जा सकता है। राजनाथ सिंह की पिछली टीम में महासचिव रहे ओम माथुर फिर महासचिव बनाए जा सकते हैं। ओम माथुर को नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। स्मृति ईरानी को फिर से महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक स्मृति ईरानी को पार्टी प्रवक्ता पद भी दिया जा सकता है। इसके अलावा राजनाथ की नई टीम में वरुण गांधी को भी महासचिव बनाया जा सकता है। संगठन में उमा भारती की ताकत भी बढ़ने वाली है, उन्हें भी महासचिव बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी में मोदी का कद काफी बढ़ने वाला है। सूत्रों के मुताबिक मई जून में चुनाव संचालन समिति के ऐलान के बाद मोदी का कद और बढ़ सकता है। क्या नरेंद्र मोदी से मुलाकात के नाम पर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों से पैसे लिए गए? अमेरिका के अखबार हाई इंडिया में रिपोर्ट छपी है कि मोदी से मुलाकात के लिए टिकट बेचा गया। गुरुवार को अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मोदी से मिला था। इसमें कई अमेरिकी कारोबारी शामिल थे। अमेरिकी अखबार हाई इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मोदी से मुलाकात के लिए बाकायदा विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन में 1.5 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक का पैकेज ऑफर किया गया था। ये पेशकश नेशनल इंडियन पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने किया था। संस्था ने अपने विज्ञापन में कहा था कि 8 लाख रुपए देने वाला शख्स मोदी के साथ डिनर में शामिल होगा। आमंत्रण पत्र में मोदी की तस्वीर भी छपी थी। मोदी से मुलाकात के लिए पैसे लिए जाने के आरोपों को मोदी सरकार ने खारिज कर दिया है। गुजरात सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल ने बयान जारी करके कहा है, कोई अगर मिलने आता है और खुद खर्च उठाता है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बैकग्राउंड चेक करना हमारा काम नहीं है। हमसे कोई मिलने आएगा तो मिलेंगे। पैसे हमने नहीं लिए हैं, इसलिए आरोप हम पर नहीं है। इस यात्रा के आयोजक शलभ कुमार ने पैसे लेकर मोदी से मुलाकात के आरोपों को अमेरिकी कानून का हवाला देकर खारिज कर दिया है। Organization like NIAPI, National Indian American Public Policy Institute, that is is a think tank that sponsors visits. So, and the trade people who want to go and establish businesses there, they pay, and as far as the Congress people, anybody who wants to go, it comes under a lot of scrutiny, and once it's approved by the House of Representatives, then the organization pays for it. नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने आए दल के सांसद ने भी इन आरोपों को बकवास बताया है। I think that's nonsense. So perhaps some people don't agree with what we are saying here, but certainly as American members of Congress, we have a free right to come here and have checked the appropriate boxes necessary to make this trip legitimate and within all the rules and accordances of the United States Congress. अमेरिकी सांसदों की ओर से नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने के लिए निमंत्रण मिलने की खबर पर अमेरिकी प्रशासन ने साफ किया है कि अभी तक मोदी को वीजा देने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अन्ना आए और चले भी गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का अनशन जारी है। अरविंद केजरीवाल के अनशन को 7 दिन हो चुके हैं। जिस वक्त नारों की गूंज के बीच अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के मंच पर पहुंचे थे तो उम्मीद बंधी थी कि अनशन टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी जहां तक हम सहन करते हैं तब तक सहन करके अनशन को छोड़ना और फिर से एक तंदुरुस्त होकर ये लड़ाई के लिए खड़ा हो जाना।
सरकार पर निशाना साधते हुए अन्ना ने कहा कि सरकार विरोध करने वालों को खत्म कर देना चाहती है। अन्ना ने कहा, ये लड़ाई लंबी है जिसमें वो और अरविंद केजरीवाल एक साथ हैं। हम जैसे देश में जो आंदोलनकारी है, सरकार तो यही चाहती है कि ये ऐसे मर जाए ताकि हमारा फायदा हो जाए। ये 4-6 दिन की लड़ाई नहीं, बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है। अन्ना आए भी और केजरीवाल के मंच से बोले भी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल अन्ना के साथ मंच पर ही थे। केजरीवाल के शरीर पर अनशन का असर साफ दिख रहा था। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मौका मिला तो बस उन्होंने अन्ना का शुक्रिया अदा किया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आज अन्ना जी की फ्लाइट 9 बजे पहुंची और उन्होंने समय निकाला। इसके बावजूद वो बहुत व्यस्त थे और इतनी रात को भी वो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अन्ना जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। 8वें दिन भी अरविंद केजरीवाल का अनशन जारी है। सेहत गिर रही है, लेकिन संकल्प शक्ति के सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हालत चिंताजनक है। ब्लड प्रेशर 117/73, पल्स 74, शुगर 1110 मतलब 110 और यूरिन कीटोन्स जो हैं वो 3+। तो सुबह 2+ थे, थोड़ा सा बढ़ गए हैं 3+, थोड़ा वरीसम है। अरविंद केजरीवाल 23 मार्च से पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में बिजली और पानी के बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बहस की चुनौती तक दे डाली है। अब देखना है कि अन्ना की अपील और गिरती सेहत के बीच अरविंद केजरीवाल का आंदोलन किस ओर आगे बढ़ता है। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निशाने पर अक्सर समाजवादी पार्टी रहती है। ये किसी से छिपा नहीं है। यूपी के बलरामपुर में भी बेनी के निशाने पर समाजवादी पार्टी थी। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर बेनी बाबू भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन बेनी बाबू ने समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर आंकड़ों का ऐसा फेर किया कि आप भी दंग रह जाएंगे। 80 विधानसभा लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 पे कांग्रेस लड़ेगी और 40 जीतेगी। 10 से ज्यादा भाजपा नहीं जाने देंगे और 36 जीतेंगे हमारी बहन जी। और जिनकी आप बात कर रहे हो उनका उस पार्टी के निकलेगा जनाजा। 4 जीतेंगे, कंधा दे निकले। बेनी बाबू ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 40 कांग्रेस को, 10 बीजेपी को, 36 बीएसपी को और 4 समाजवादी पार्टी को दे दी। यानी कुल सीटें उन्होंने 90 तक पहुंचा दी। अब ये 10 सीटें बेनी बाबू कहां से काटेंगे, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। बीजेपी में पीएम के उम्मीदवारों की कमी नहीं है। बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस सांसद और सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कुछ ऐसा ही कहा है। मनीष तिवारी उज्जैन में एक कार्यक्रम में मीडिया से बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की जिस अंतर्कलह की मैं बात कर रहा हूं, वो अंतर्कलह ये है कि वहां पे एक प्रधानमंत्री इन वेटिंग है, एक प्रधानमंत्री लर्किंग है, एक प्रधानमंत्री सल्किंग है और जो उनके शीर्ष नेतृत्व में खुलेआम महाभारत रोज देखने को मिलता है। आपको कांग्रेस पार्टी में वैसी परिस्थिति पिछले 14 और 15 साल में तो देखने को नहीं मिली है। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने अभिनेता संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनाई गई सजा माफ कराने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। लेकिन अब जस्टिस काटजू की संजय दत्त और जैबुनिसा को माफी दिए जाने को लेकर चिट्ठी के विरोध में एक और चिट्ठी राष्ट्रपति को लिखी गई है। ये चिट्ठी लिखी है पूर्व सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने। गांधी ने संजय दत्त और जैबुनिसा को माफी दिए जाने की अपील का विरोध किया है। शैलेश गांधी ने जो चिट्ठी राष्ट्रपति को लिखी है उसके मुताबिक काटजू के तर्कों को माने तो अदालतों में मुकदमे 15 से 20 साल तक खिंच जाते हैं। इस लिहाज से इंसानियत के नाते बुजुर्ग नागरिकों को जेल नहीं होनी चाहिए। वहीं 35 साल से कम उम्र के लोग परिपक्व नहीं होने से गलतियां करते हैं। इन दोनों बातों के नाते आपसे गुजारिश है कि 35 साल से कम और 50 साल के ऊपर अपराधी अगर वो आतंकवादी नहीं है
तो उन्हें संविधान की धारा 72 के तहत अपने आप माफी मिल जानी चाहिए। अगर आप आतंकवादियों को माफी देंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। इसको एक तरह से कहें तो कटाक्ष में लिखा गया है। अगर ये तर्क वाली बात है तो फिर 15-20 साल तो अपने न्यायिक प्रक्रिया में लगते हैं, तो फिर 50 साल की उम्र के ऊपर हो गए, उनको जब सजा होगी तो वो 65-70 साल के होंगे। तो क्यों उनको ये सब कोर्ट के कचहरी के कर रहे हैं? उनको माफी पहले से ही दे दो, 50 साल के ऊपर है उसको माफी दे दो। और जज कहते हैं, पूर्वी सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि 32-33 साल में नादानी होती है, तो मैं कहता हूं कि 35 साल के नीचे वालों को भी छोड़ दीजिए, पहले ही माफी दे दीजिए। संजय दत्त और जैबुनिसा को माफी देने के लिए जस्टिस काटजू ने कई दलीलें दी हैं। संजय दत्त टेररिस्ट नहीं है और एक ही दोष पाया गया कि उसके पास ये अवैध हथियार थे, मगर पैराग्राफ 70 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि वो हथियार उसने अपने रक्षा के लिए रखे थे, कोई टेररिस्ट काम के लिए नहीं रखे थे। अनेकों परेशानियां, जिल्लतें उसने झेली, 20 साल, तो एक तरीके से सजा काट ली उसने। ठीक है, 5 साल जेल नहीं रहा, मगर वो 5 साल जेल के बराबर हुआ। जैबुन्निसा का केस है, देखिए उसके केस में एक तो मेडिकल ग्राउंड्स हैं, बहुत बुजुर्ग हो गई है, 70 साल की हो गई है, ठीक से चल नहीं पाती है, बोल नहीं पाती है, उसका किडनी ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, हर 6 महीने उसको जाना पड़ता है स्क्रीनिंग के लिए, बहुत मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। मुझे नहीं लगता 5 साल में वो अगर जेल में भेज दी गई तो जिंदा निकल पाएगी। हालांकि शैलेश गांधी का कहना है कि देश में ऐसे कई लोग बिना अपराध साबित हुए सालों से जेल में हैं। जस्टिस काटजू को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर काटजू साहब को दया की भीख मांगनी है तो दया की भीख उन सब लाखों लोगों के लिए मांगे जो बेचारे जेल में सड़ रहे हैं, ये जरूरी है। संजय दत्त और जैबुनिसा को माफी दिए जाने को लेकर पक्ष और विपक्ष में लोग अपनी राय लगातार रख रहे हैं। फिल्मकार महेश भट्ट भी संजय दत्त और जैबुनिसा को माफी दिए जाने के पक्ष में हैं। हमको जस्टिस काटजू साहब से ये इल्म प्राप्त हुआ कि इंसाफ के बाद में इस मुल्क में प्रथा है मर्सी की, वो बिल्कुल अलग है, तो उसको हमें एक्टिवेट करना चाहिए और हमने वो किया। ये हमारा अधिकार है हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते, हमने जैबुनिसा के लिए भी किया है। अब जिस मुल्क में नानक गांधी बुद्ध ने जन्म लिया है, जहाँ क्षमा को इतनी बड़ी एक पोजीशन दी गई है, क्या उसको और दंड देगा या उसे बरी करेगा? हालांकि संजय दत्त कह चुके हैं कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और माफी की अपील नहीं करेंगे। सहयोगियों की आंख दिखाने के बाद सरकार के लिए ममता बनर्जी से भी समर्थन की उम्मीद टूट गई है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि डीएमके के समर्थन वापस लेने के बाद यूपीए सरकार अल्पमत में है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि यूपीए सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। That this is a minority government. This government has got no moral right to continue for a single moment. Even after the withdrawal of support from the DMK, it is crystal clear this government has got no mandate. So this is a minority government, it is running. This time it is very clear we want this government should resign immediately. ममता बनर्जी की पार्टी जब यूपीए सरकार में शामिल थी, तब भी वो सरकार पर विपक्षी पार्टी की तरह ही दबाव बनाती रही। खासकर विदेशी किराना, पेट्रोल डीजल की कीमत और महंगाई को लेकर तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा में 19 सांसद हैं और पिछले साल सितंबर में यूपीए सरकार से उसने समर्थन वापस ले लिया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। इस बार ये मांग की है केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन ने। प्रदीप जैन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी चाहते हैं कि राहुल गांधी कमान संभालें। निश्चित रूप से सारे लोग चाहते हैं कि राहुल जी आने वाले यूपीए 3 के प्रधानमंत्री बने। हम समझते हैं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भी भावना है कि राहुल जी आगे बढ़े। प्रदीप जैन पहले मंत्री नहीं हैं जिन्होंने राहुल गांधी को पीएम बनाने की मांग की है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा था कि राहुल ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहीं मना नहीं किया है, अगर जनता इस देश की चाहेगी तो क्यों नहीं बनेंगे। प्रदीप जैन यूपी के झांसी से कांग्रेस सांसद हैं। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने मुंबई धमाकों में एक और दोषी
जैबुनिसा काजी की सजा माफ करने के लिए भी राष्ट्रपति से अपील की है। जैबुनिसा को भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। जस्टिस काटजू ने जैबुनिसा काजी की माफी के लिए भी कई वजहें गिनाई हैं। इनमें प्रमुख दलीलें इस तरह हैं। जैबुनिसा 70 साल की बुजुर्ग विधवा हैं, जिनकी किडनी में ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका है। उन्हें नियमित रूप से मेडिकल जांच करानी पड़ती है। पैरों में सूजन के कारण उन्हें बिना नमक का भोजन लेना पड़ता है। वो बोलने और चलने फिरने से काफी हद तक लाचार है। मुझे नहीं लगता कि इतनी खराब सेहत के चलते वो जेल में 5 साल तक जीवित रह पाएंगी। जैबुनिसा 9 महीने की जेल पहले ही काट चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि जैबुनिसा 1993 बम धमाकों की साजिश रचने की दोषी नहीं है। उन्हें गैर कानूनी हथियार रखने का दोषी पाया गया है। उनके घर से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, न ही उन्होंने गुनाह कबूल किया है। इन बातों की रोशनी में जैबुनिसा काजी की सजा माफी के काबिल है। जैबुनिसा का केस है, देखिए उसके केस में एक तो मेडिकल ग्राउंड्स हैं, बहुत बुजुर्ग हो गई है, 70 साल की हो गई है। मुझे नहीं लगता 5 साल में वो अगर जेल में भेज दी गई तो जिंदा निकल पाएगी। कश्मीर की वादियों में इन दिनों गूंज रहा है संगीत। चारों ओर दिख रही है खूबसूरती। जी भर के अपनी आंखों में भर लीजिए श्रीनगर की इस खूबसूरती को। मन न भरे तो चले आइए इन हसीन वादियों में। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने स्प्रिंग फेस्टिवल का आयोजन किया है। ये फेस्टिवल 29 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। इसके लिए डल झील पर शिकारों की रेस का भी आयोजन किया गया है। गीत संगीत के अलावा एशिया के सबसे बड़े माने जाने वाले ट्यूलिप गार्डन को भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। एक तो कश्मीर में आजकल जो अच्छा वेदर चल रहा है और जो इससे टूरिज्म को इसलिए भी बूस्ट मिलेगा क्योंकि कश्मीर अपना कल्चर दिखा रहा है। हम फर्स्ट टाइम दिल्ली से यहाँ श्रीनगर में आए, ट्यूलिप गार्डन देख के बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। वही हम बच्चों अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं।